प्यारे छात्रों, आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट इसका स्ट्रक्चर्स और कौन सा शुगर में, कौन नॉन शुगर में, ये पूरे टॉपिक पे आज हम लोग साथ में रह कर के पढ़ते हैं। तो बेटा आप लोग जल्द से जल्द इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए और आप सभी अपने प्यारे मित्रों को आगामी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जोड़ें। सभी प्यारे छात्र जल्द से जल्द बिल्कुल उठो जागो, तब तक भागो जब तक सफलता मिल न जाए। तो सभी प्यारे छात्र आइए और साथ में आज कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन करते हैं। आप लोग वैसे भी कार्बोहाइड्रेट को पढ़ चुके होंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन आज हम लोग इसका एक रिवीजन बड़ा तेज़ी से कर लेते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या क्या आता है आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जब बात होती है तो हम लोग शुगर की बात जरूर करते हैं कि कोई मिठास कारक पदार्थ होगा, कोई एनर्जी देने वाला पदार्थ होगा जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारी बॉडी को ऊर्जा देने के लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कारगर रहता है। इसमें जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, मैनोज, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख ये सब अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर देखें कि सामान्य सूत्र क्या होगा तो CnH2n का होल n इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट को आप देख सकते हैं कि दो रूपों में क्लासिफाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसा होगा जिसका स्वाद मीठा होगा, जिसका मिठास कारक के रूप में प्रयोग करते हैं, और एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो मीठा नहीं होता लेकिन कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे स्टार्च। भाई जैसे आप चीनी खा रहे हो, सुक्रोज ले रहे हो तो क्या है? स्वाद में मीठा है। आप आलू खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो मीठा नहीं है। तो बेटा इसलिए दो भागों में उसको विभाजित कर दिया गया। एक आपका क्या हो गया? एक आपका कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा है, जैसे आप दूध पीते हो मीठा है, आप फल खा रहे हो, ज़्यादातर फल क्या होता है? मीठा होता है। पका फल वो क्या होता है? मीठा होता है। तो उसमें ऐसे शुगर हैं जो मिठास कारक उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे शुगर हैं जो मिठास कारक उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे आपका सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला शुगर स्टार्च है, ये मिठास कारक के रूप में नहीं होता है। अगर हम डिफिनीशन की बात कर लें कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तो पॉलीहाइड्रॉक्सी और कीटोनिक के वह पदार्थ जो जब जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं, उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो मैंने बताया कि शुगर और नॉन शुगर में, कार्बोहाइड्रेट या एक ग्रीक भाषा के सेकेरान शब्द से लिया गया है, और सेकेरान का अर्थ होता है जैसे सेकेराइड, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। तो ये ग्रीक भाषा के सेकेरान शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शुगर। शुगर मीन्स शर्करा, जिसको हम शर्करा के रूप में जान सकते हैं। उसके बाद में जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उसके लास्ट में क्या होता है बेटा? ओज शब्द जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बेटा? ओज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी सिंपल में, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये जितने भी सिंपल शुगर होंगे उनके प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में क्या जुड़ा होगा? ओज शब्द जुड़ा होता है। और आपको अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का ऑकरेंस क्या है, मिलता है किससे, तो सबसे ज़्यादा इसका सोर्स क्या है? वनस्पतियों में। वनस्पतियों में जैसे ग्लूकोज के लिए भाई अंगूर आप खाते हो, आपको ग्लूकोज शर्करा उसमें पर्याप्त मात्रा में। फ्रक्टोज उसका नाम ही है फल शर्करा। लैक्टोज दूध से मिलता है, भाई दूध स्वाद में मीठा होता है, कौन सा शर्करा होता है? लैक्टोज होता है। गन्ने और चुकंदर में कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। तो इस तरीके से बेटा आप
कह सकते हो कि मीठे फलों, दूध और वनस्पतियों, ये सब इसका मेन सोर्स किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, उसका प्राप्ति स्थान हो सकता है। अब इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो बेटा इसको सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर के रूप में बांटा गया है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? एक को हम बोलते हैं केवल इसको शुगर, और एक को बोल सकते हैं हम क्या? नॉन शुगर। क्या बोल सकते हैं? नॉन शुगर, मतलब आपका मीठा और एक आपका शर्करा और एक अशर्करा। इसको दो रूपों में विभाजित कर दिए, शर्करा और अशर्करा, दो भागों में बेटा इसको क्या कर दिए? विभाजित कर दिए। लगातार बिल्कुल जुड़े रहिएगा अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। अगला आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा शुगर क्या होता है, सिंपल शुगर। तो इसमें थोड़ा सा इसका सिंपल शुगर जो है ये स्वाद में क्या होगा? मीठा होगा। इसके अंतर्गत जितने भी शुगर आते हैं वो सब क्या होंगे? स्वाद में मीठे होंगे। ये सब क्या होंगे? रंगीन होंगे। ये सब क्या होंगे? क्रिस्टलीय होंगे। और ये सभी जल में क्या होंगे? लगभग विलीय होते हैं। और इसको हम दो रूपों में विभाजित कर लेते हैं, एक आपका होता है मोनोसेकेराइड और एक आपका डाइसेकेराइड। थोड़ा सिंपल कर दिए हैं, नहीं ये मोनो और उसके बाद ओलिगो में डाई और ट्राई दो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको सिंपली तो मोनो और डाई। तो यहाँ पर बेटा हम लोग सब देख लेते हैं कि वह शर्कराएं जो अधिकतम सरलतम रूप में है उनका किसी प्रकार का कोई जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। मोनो मीन्स अकेला, और सेकेराइड्स मैंने भी बताया कि सेकेरान शब्द किस भाषा के? ग्रीन शब्द के सेकेरान शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? शुगर। मतलब इसमें केवल एक शुगर होगा। ये इतना ज़्यादा सरल है कि इससे और फिर इसका किसी प्रकार का जल अपघटन आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि सेकेराइड्स के सिर्फ एक अणु रहते हैं। क्या हो जाएगा? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मतलब इसका कहीं भी कोई जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? C6H12O6। कोई भी हो, चाहे वो ग्लूकोज, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लैक्टोज हो, कोई भी हो, इसका सामान्य सूत्र यही रहेगा। इसका बेटा सामान्य जो सूत्र है वो C6H12O6 ही रहेगा। इसको भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें चाहे कोई भी आपका मोनोसेकेराइड्स हो। दूसरा बेटा आता है कि अगर हम यहाँ पर ओलिगो की बात कर लेते हैं या हम डाई की बात करते हैं कि डाइसेकेराइड, तो डाई मीन्स क्या हो जाएगा? दो। क्या हो जाएगा? दो। सेकेराइड्स मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर शर्करा या शुगर मीन्स यहाँ पर इसके साथ सेकेराइड्स के मीन्स शुगर के दो अणु लगे होते हैं। जब इनका हम जल अपघटन करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? हट जाते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। इसमें डाइसेकेराइड्स के रूप में इसको माना जाता है। इसका भी C12H22 और O11 ये इसका सामान्य सूत्र होगा। चाहे वो सुक्रोज होगा, चाहे वो लैक्टोज होगा, चाहे वो माल्टोज होगा, उसका बेटा सामान्य सूत्र यही रहेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जल अपघटित करने पर किस शर्करा का, किस शुगर का क्या इसमें प्राप्त होता है। तो इसमें जैसे सपोज करो कि क्या है? सुक्रोज है। ये क्या है? सुक्रोज है। अब सुक्रोज में हमको क्या करना है? इसका जल अपघटित कराना है, मतलब जल इसमें आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट इसमें H2SO4, इसके साथ क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, गर्म करेंगे, और गर्म करने पर इसमें दो सिंपल शुगर प्राप्त होगा। कौन सा? C6H12O6। ये आप इसमें यहाँ पर क्या होता है? प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी C6H12 और O6 मीन्स जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो इसमें मोनोसेकेराइड्स के दो अणु मिलते हैं। कौन कौन से मिले बेटा? पहला क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, और दूसरा क्या हो गया? यहाँ पर फ्रुक्टोज हो गया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये मोनोसेकेराइड्स के दो अणु इसमें प्राप्त होते हैं। मार्कर ले आओ। इसमें दो अणु प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं कि इसमें अगर बेटा माल्टोज है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया,
दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि बेटा अगर ये माल्टोज है तो माल्टोज से कौन कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स इसमें आपको प्राप्त होंगे। फार्मूला तो वही होगा, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, माल्टोज। क्या होगा, माल्टोज। अब माल्टोज का भी इसका भी जब जल अपघटन होगा और जल अपघटन होने के बाद फिर इसमें भी 2 शुगर प्राप्त होंगे। यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका यहाँ पर भी 2 ग्लूकोज के अणु इसमें भी प्राप्त होते हैं। इसमें कौन कौन से प्राप्त होंगे, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों इसमें ग्लूकोज प्लस यहाँ पर ग्लूकोज मीन्स 2 अणु यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स के प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगला यहाँ पर देख लेते हैं बेटा कि अगर वो लैक्टोज है तो लैक्टोज से कौन से 2 शुगर प्राप्त होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज। और फिर जब इसका भी हम जल अपघटन कराते हैं तो इसमें भी 2 अणु मिलते हैं। एक तो आपका हो गया यहाँ पर ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के साथ फिर आपका इसमें क्या हो जाएगा, C6H12O6, यहाँ पर क्या हो जाएगा बता, ग्लैक्टोज मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। यहाँ पर 2 मोनोसेक्राइड्स के अणु प्राप्त होते हैं। तो ये बेटा आपका हो गया डाइसेकेराइड्स। इसमें तीनों में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों पूछा जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछ सकता है। यहाँ पर बेटा लिखा नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको, ट्राइसेकेराइड। अगर ट्राइसेकेराइड्स है तो ट्राई मतलब 3, अगर उसका जल अपघटन होगा तो जल अपघटन होने के बाद वो मोनोसेक्राइड का 3 अणु देता है। कितना देता है बेटा, वो मोनोसेक्राइड का 3 अणु देता है। तो इसलिए डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड तो यहाँ पर 3 अणु के रूप में माना जाता है। इसमें बेटा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि एक नंबर हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है कि रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। लगातार वीडियो पर आप लोग बने रहिए बेटा। यहाँ पर एक आपका हो गया क्या, यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा आपका होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब यहाँ पर अपचायक और अपचायक 2 शर्करा होता है। मतलब जब हम एक किसी अपचायी शर्करा उसको स्वतंत्र एल्डिहाइडिक या वो क्या हो कीटोनिक समूह का हो और हम उसको फेलिंग विलयन या सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसको अवकृत कर देता है। तो इस तरीके से जो फेलिंग विलयन में उपस्थित क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसमें चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हो तो वो क्या होता है, पूर्णतया सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन वो अवकृत हो जाता है। अगर अवकृत हो गया तो वह रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर वो अवक्षेपित नहीं होता है तो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में होता है। तो बेटा रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, इसमें आपका पहला एग्जाम्पल इसमें ग्लूकोज हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ फिर इसी में एक शुगर आ जाता है जो आपका फ्रुक्टोज के रूप में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और फिर क्या होगा, फ्रुक्टोज। ये सब रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें देख लेते हैं कि बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत क्या आता है, अपचायक शर्करा के अंतर्गत। मतलब वही चीज़, केवल अगर अवक्षेपित अगर नहीं होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। इसमें जैसे आपका क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर सुक्रोज और सुक्रोज के साथ साथ इसी में रेफिनोज, ट्रेलोज, ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पर कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर या नॉन शुगर ये क्या होता है, जिसको हम बोलते यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर, नॉन शुगर। मतलब है तो कार्बोहाइड्रेट लेकिन वो स्वाद में मीठा नहीं है, इसमें किसी प्रकार का स्वाद, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, अशर्करा, नॉन शुगर। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट
जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक अणु को देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, या उसी को हम पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं। पॉली मतलब अनेक, सेकेराइड मतलब अणु। जब हम जल अपघटित करते हैं, जल अपघटित करने के बाद 10 से अधिक अणु मोनोसेकेराइड्स के प्राप्त होते हैं, तो उसी को हम पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स शुगर या नॉन शुगर के नाम से जानते हैं। इसका यहाँ पर बेटा जो सूत्र होता है, इसका होता है C6H10O5 का होल n, ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला अगर पूछा जाएगा स्टार्च का तो यही रहेगा, इसमें भी स्टार्च का होगा, चाहे फाइबर चाहे ग्लाइकोजन जो भी होगा उसका फार्मूला यही होता है। इसके अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, उसके बाद में ग्लाइकोजन, इनुलिन, पैक्टिन, ये सब नॉन शुगर के अंतर्गत आते हैं, चाहे जो कार्बोहाइड्रेट ये सब नॉन शुगर के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका हम एक रिएक्शन देख लेते हैं कि जैसे स्टार्च को गर्म करेंगे तो कैसे ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला C6H10O5 का क्या हो जाएगा होल n प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका जल अपघटित करेंगे तो जल अपघटित करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डाइल्यूट HCl के साथ क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करेंगे, और जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NC6H12O6 मीन्स ग्लूकोज के अधिक अणु, मतलब 10 से अधिक। n का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नंबर सेकेराइड्स की संख्या, तो नंबर, तो यहाँ पर n ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, n ग्लूकोज यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कैसे हम अगर पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो मोनोसेकेराइड से 10 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं। ये क्या होता है, नॉन क्रिस्टलीय होता है। ये क्या होता है, जल में बहुत कम विलीय होता है, या आप कह सकते हैं बहुत कम, या अम्लीय, आप कह सकते हैं कि अम्लीय होता है। स्वाद में ये मीठा नहीं होता है, इसलिए इसको हम नॉन शुगर के नाम से जानते हैं। भाई आप आलू खाते हो, मीठा तो नहीं होता, बाद में जब आलू काफ़ी समय तक रखा रहता है तो बाद में ये चेंज होने लगता है। तो वहीं पर ये स्टार्च जो है, ये क्या है, जो स्टार्च है ये फिर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो आप जुलाई अगस्त में आलू खाते हो थोड़ा सा मिठास उसमें हो जाता है, लेकिन आप गेहूं खाते हो, मतलब गेहूं की रोटी खाते हो, उसमें भी मिठास नहीं होता है। आप चावल खाते हो, उसमें भी नहीं। ये सब है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो नॉन शुगर के रूप में उसमें रहता है। तो ये चीज़ आपका शुगर और नॉन शुगर दो चीज़ आपको क्लियर हो गया, और दोनों की प्रॉपर्टी भी आप लोग जान लिए। अब हम लोग पुनः देखते हैं कि मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत, और इसका एक एक भाग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स में जैसे हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ग्लूकोज को प्राप्त करने का स्टार्च का तरीका है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे स्टार्च है, जब वो जल अपघटित करेगा, जब उसको हम डाइल्यूट HCl के साथ हीट करते हैं तो ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। एक तो आपका ये है। दूसरा आपका क्या है कि फ्रॉम केन शुगर से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शुगर का आप जानते हैं, केन शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब जब इसका हम जल अपघटित कराते हैं, क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटित कराएंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ क्या करेंगे, जब इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो शुगर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, C6H12O6 मीन्स ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और फिर इसके साथ C6H12O6 मतलब ये भी प्राप्त होता है, दिखाई दे रहा है, तो ये भी प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रक्टोज के रूप में इसको मानते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फ्रक्टोज को अलग कर देंगे, तो इस प्रकार से ग्लूकोज क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए दो, या तो शुगर केन से और या फिर स्टार्च से। स्टार्च वाला बेटा अभी आपको मैंने बताया था, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे C6H10 और O5 का होल n, इसको हम क्या कर रहे हैं,
कि इस जल के साथ अपघटित करेगा। इसमें क्या होगा, डाइल्यूट HCl, इसके साथ इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हीट करने के बाद ये N ग्लूकोज C6H12O6 मतलब N ग्लूकोज के अणु यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है यहाँ पर किसके माध्यम से किया जाता है, स्टार्च के माध्यम से ही किया जाता है। ग्लूकोज का अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहला तो प्रॉपर्टी यही है कि ये स्वाद में मीठा होता है, ये जल में क्या होता है घुलनशील होता है, और इसका जो गलनांक होता है वो 146 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीज़ या अल्कोहल में ये कम अम्लीय होता है, ईथर में ये अम्लीय होता है। तो ये चीज़ भी इसमें म्यूटा रोटेशन का गुण पाया जाता है। कभी कभी बेटा एक नंबर में म्यूटा रोटेशन भी पूछा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन का गुण भी पाया जाता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी होता है, जिसमें 6 कार्बन, कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन होते हैं। और ग्लूकोज के एक अणु क्या होते हैं, यहाँ पर अब इसमें अलग अलग, इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल और 1 एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित होता है। आप देखेंगे कि अगर हाइड्रॉक्सिल समूह, अगर ये क्या होता है हाइड्रॉक्सिल समूह, तो इस तरीके से 5 इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, और एक आपका हो जाएगा एल्डिहाइडिक समूह CHO, ये क्या हो जाता है एल्डिहाइडिक समूह। तो बेटा आप लोग यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल और एल्डिहाइडिक समूह भी इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अब इसका एक अगर हम सामान्य सा एक फार्मूला देख लें, या सामान्य सा अगर हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर देख लें, तो कभी कभी इसमें बेटा स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक आपका एल्डिहाइडिक मैंने भी बताया, और 5 इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर CHOH, CHOH, फिर CHOH, CHOH, फिर CHOH, 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH2OH। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि एक एल्डिहाइड, इसमें एक आप देखेंगे कि एल्डिहाइडिक और 5 हाइड्रॉक्सिल समूह मिल करके और ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक आप स्ट्रक्चर भी देख लो, हो सकता है एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, तो उसकी क्रियाएं भी या वो भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते ही हैं, स्ट्रक्चर भी कई तरीके से आप एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे क्या है CHO कर लिए, अब CHOH का कितना बनाए थे 4, यहाँ पर कर लीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए CH2OH। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बन जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो या आप अगर इसका पारंगसी फॉर्म में या अलग अलग तरीके से और बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा आप स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिएगा आसानी से। और इसका ग्लूकोज का यूज़ क्या है, जैसे भाई कोई भी मिठाई बनाना हो तो उसमें ग्लूकोज का मुरब्बा बनाना हो, या मिश्री बनाना हो शराब उद्योग में, या किसी चीज़ का फल संरक्षण करना हो तो उसमें भी ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, या किसी के ह्यूमन बॉडी में आप कह सकते हैं जब वाटर की कमी हो जाती है तो उसमें भी ग्लूकोज के रूप में दिया जाता है, जिससे एनर्जेटिक मिल सकता है। तो इस सकते हैं कि घोल के रूप में भी इसको दिया जाता है, या दर्पण बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप ग्लूकोज का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का यूज़ क्या है, तो इस तरीके से ग्लूकोज के उपयोग के बारे में भी बेटा आप लोग अच्छे तरीके से जान ले सकते हैं। आगे इसमें आता है कि ग्लूकोज के बाद आगे आप यहाँ पर आ जाइए डाइसैकेराइड में। तो डाइसैकेराइड्स क्या होता है उसको आपको मैंने बता ही दिया कि डाइसैकेराइड्स में जब उसका जल अपघटित करेंगे
तो जल अपघटन करने के बाद इसमें सैकराइड्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं और दोनों अणु कैसे प्राप्त होंगे। अब जैसे आपका मान लीजिए कि यहाँ पर सैकराइड्स मीन्स शर्करा, तो अगर सुक्रोज है तो सुक्रोज कैसे प्राप्त होता है, तो आप लोग जानते हैं अपने भारत में सबसे ज़्यादा अगर इसको हम सुक्रोज को प्राप्त करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा गन्ने की, और गन्ने और चुकंदर उसी के द्वारा करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होती है। इसमें बस केवल इतना होता है कि जल अपघटित करने के बाद 2 अणु, ये भी क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सुक्रोज का क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मोनोसैकेराइड्स के अणु इसमें प्रमुख तौर पर प्राप्त होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी, अब स्ट्रक्चर बनाने में क्या होगा कि इसमें 2, एक आपका ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, आपस में जैसे C1 और C2 2 ग्रुप बना करके फिर इसको ऐड करते हैं। तो ये भाग भी हो सकता है। इसका यूज क्या है, जैसे शराब बनाने में या फिर शरबत बनाने में या खाद्य परीक्षण में, उसको मतलब प्रिजर्वेशन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैम बनाने में, जेली बनाने में, मुरब्बा बनाने में, इस सब का इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। लैक्टोज की अगर बात करते हैं तो लैक्टोज आप कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है। इसका मेक ही प्रकृति में केवल एक ही सोर्स है और वो है मिल्क। अब लोग जानते हैं कि दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो 4 से 6% तक होता है, ये लैक्टोज का प्रमुख। अब लैक्टोज जो दूध को क्या करेंगे, पहले उसको कॉबलेट जो फट जाता है, जो उसके बाद उसके अंदर जो उसका लिक्विड बचता है या हुए पदार्थ जो बचता है उसको हीट करने के बाद उसको ड्राइड करते तो आपको लैक्टोज प्राप्त होता है। लैक्टोज का अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो लैक्टोज एक रंगहीन है और लैक्टोज रबेदार होता है, मतलब ये क्रिस्टल के रूप में होता है। और इसका अगर द्रवणांक देखेंगे तो 230 डिग्री सेल्सियस तक इसका रहता है। ये लैक्टोज जल में विलीय होता है, स्वाद में मीठा होता है और लैक्टोज में भी म्यूटा रोटेशन का गुण प्रदर्शित होता है। और आप जानते हैं कि जब लैक्टोज का जल अपघटन होता है तो इससे ग्लूकोज और गलैक्टोज का अणु यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से लैक्टोज का यूज क्या है, जो होम्योपैथिक की सफ़ेद गोली आती है, जो मीठी गोली होम्योपैथिक की आती है, वो किसका बना होता है, लैक्टोज का ही होता है। या शीशे में जो सिल्वर डार्पण बनाने के लिए पीछे जो पेंट किया जाता है उसके लिए भी करते हैं। या अगर दूध में लैक्टोज की कमी होती है तो मिठास को बढ़ाने के लिए उसका भी आप प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से शराब में गंध उत्पन्न करने के लिए भी लैक्टोज का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से अगर हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर भी लैक्टोज का आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक हावर्थ का स्ट्रक्चर, आप लोग हावर्थ का स्ट्रक्चर का पहले तो एक उसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इस पे हम लोग थोड़ा सा ये देखिए बेटा, यहाँ पर सारे ग्रुप को हम यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सिल और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH, फिर क्या हो जाएगा H। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर OH और H, फिर H और OH और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ भी आर करके इसमें क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होगा एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर क्या होगा CH2OH, क्योंकि CH2OH का भाग रहेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ आपका एक हाइड्रॉक्सिल और एक आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रॉक्सिल और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज
इन दोनों को अगर ला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बीटा लैक्टोज। क्या बन जाता है बेटा, बीटा लैक्टोज। तो इस तरीके से एक आपका ये आप कह सकते हैं कि लैक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आगे आपका माल्टोज कि माल्टोज कैसे तैयार करते हैं। माल्टोज तैयार करने का क्या है, तो स्टार्च से आप माल्टोज भी तैयार कर सकते हैं। स्टार्च इसका एक ही ऑकरेंस क्या है, वो आपका स्टार्च ही है। ऐसे आप देखेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज के 2 अणु मिलेंगे, ग्लूकोज के 2 अणु जब मिलते हैं तो क्या होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, माल्टोज का। अब इसमें आप लोग बना सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यह आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका एक बीटा माल्टोज के रूप में आप कह सकते हैं कि माल्टोज का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर, माल्टोज का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा आप माल्टोज को भी देख सकते हैं। माल्टोज का जो छोटे बच्चों में दूध के रूप में, या जो उसमें माल्ट आप कह सकते हैं मिल्क के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, या जो भी कर्ड, लिवर ऑयल, जो भी सिरप वगैरह बनाए जाते हैं उसमें बेटा माल्टोज का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर जिसको आपके एग्ज़ाम के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें पूछा जा सकता है, इसको बेटा आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।